हाय फ्रेंड्स, आज इस पीरियड में मैं आपके सामने लेकर आया हूँ केमिस्ट्री 12th क्लास का विलियन चैप्टर, जिसे हम सॉल्यूशन कहते हैं इंग्लिश में। इस चैप्टर को कुल कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इसी के आधार पर फिर हम टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स डिसाइड करेंगे, कितने पीरियड्स में या कितने लेक्चर में इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे। तो सबसे फर्स्ट पार्ट है इस चैप्टर का अणुसंख्यक गुणधर्म। अणुसंख्यक गुणधर्म, इट मींस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। सेकंड है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, हिंदी में जिसको कहते हैं आदर्श एवं अनादर्श विलयन। आदर्श एवं अनादर्श विलयन। थर्ड पार्ट इस चैप्टर का है solubility of gas in liquid and solubility of solid in liquid, मतलब द्रव, ठोस एवं गैस की द्रव में विलेयता। एंड फोर्थ पार्ट इस चैप्टर का है जिसमें टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशंस हैं, मतलब सांद्रता की इकाइयां। अब कुल मिलाकर के इस चैप्टर को हमने 4 भागों में बांट लिया और एक पार्ट कम से कम इसका ले, एक पार्ट और इसका रह गया है, वो है वाष्प दाब एवं राउट का नियम। ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है इस चैप्टर का। जनरली हम देखते हैं कि टीचर्स क्या करते हैं कि बुक उठाया और जो स्टार्टिंग में दिया वहां से हमने शुरू कर दिया पढ़ा, लेकिन हमें ये भी बात का ध्यान रखना चाहिए कि सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट कौन सा। हाँ, ये अलग मैटर है कि एक दूसरे पर डिपेंड करा तो वी हैव टू गो फ्रॉम बिगिनिंग, वहीं से जाना है। लेकिन अगर इंडिपेंडेंट, जैसे हमने 5 भाग दिया, तो पांचों भाग एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, किसी पर आधारित नहीं है कि हम नहीं पढ़ेंगे तो ये बनेगा, ये पढ़ेंगे तो ये बनेगा। तो फिर थोड़ा सा हमें ये भी देखना चाहिए कि आप लोगों का सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट स्टार्टिंग में किस में आया, हम किस चीज़ से शुरुआत करें तो आपका इंटरेस्ट ज़्यादा आए इसमें, जिससे स्टार्टिंग अच्छा हो। तो इसी परिप्रेक्ष्य में इनमें से किसी एक टॉपिक को आज मैं एक्सप्लेन करूंगा, फिर एक के बाद एक सभी टॉपिक्स को मैं एक्सप्लेन करते हुए आपके पास भेजूंगा। तो आज सबसे फर्स्ट पार्ट जो हम लेने जा रहे हैं यहाँ पर इस पीरियड में, वो है हमारा वाष्प दाब एवं राउट का नियम। अब वाष्प दाब की परिभाषा पढ़ने से पहले सबसे पहले देखें हम ये विलियन टॉपिक जो लिखा है, क्या मीनिंग है इस टॉपिक का। विलियन मतलब मिक्सचर ऑफ होमोजीनियस और वी कैन से होमोजीनियस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, मतलब विलेय और विलायक के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। विलेय और विलायक के सममांगी मतलब होमोजीनियस, मिक्स हो जाए, एक लेयर दिखे, उसे हम सममांगी कहते हैं। तो विलेय और विलायक के सममांगी मिश्रण को हम विलयन कहते हैं। अब यहाँ बात आती है विलेय क्या है, विलायक क्या है। ध्यान से सुनिएगा, भले आपको आता हो लेकिन आप सुनिए। जब विलयन बनाते हैं तो किसी एक पदार्थ को हम घोलते हैं किसी दूसरे पदार्थ में, तो वह पदार्थ जिसको घोलते हैं वो विलेय कहलाता है और जिसमें घोलते हैं वो विलायक कहलाता है। अर्थात विलायक साधारणतः द्रव अवस्था में पाया जाता है, अधिकतर द्रव अवस्था में पाया जाता है। जिस पदार्थ को हम घोलने जा रहे हैं वो विलेय और जिसमें घोलने जा रहे हैं वो विलायक कहलाएगा। इस प्रकार विलेय और विलायक से मिलकर क्या बना है, विलयन बना है। तो विलयन के अंदर हम प्रारंभ करने जा रहे हैं सबसे पहले वाष्प दाब एवं राउट का नियम। तो राउट का नियम क्या है इसके बारे में थोड़ी देर बात करेंगे, और अभी हम बात करते हैं वाष्प दाब की। तो सामान्य रूप से देखा जाता है कि वाष्प दाब है क्या। मान लीजिए कि ये द्रव या कोई विलयन है, द्रव अवस्था में। सामान्यतः जब हम इसको गर्म करते हैं तो गर्म करेंगे तो क्या बनता है, इससे वाष्प बनेगा। अब इस वाष्प द्वारा जो इस द्रव की सतह पर दाब आरोपित होगा, इस वाष्प द्वारा इस द्रव की सतह पर जो
दाब आरोपित होगा उसे वाष्प दाब नहीं कहेंगे, ध्यान रखिएगा। अधिकतर बच्चे यही गलती कर देते हैं कि वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर आरोपित दाब है कुछ ऐसा है, लेकिन एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जब हम उसमें छोड़ देते हैं तो परिभाषा आपकी पूरी गलत हो जाती है। तो इसकी करेक्ट डेफिनेशन, सही परिभाषा वाष्प दाब की क्या है? साम्य अवस्था पर किसी द्रव से बनी वाष्प द्वारा उसकी सतह पर आरोपित दाब। साम्य अवस्था पर किसी द्रव से बनी वाष्प द्वारा उसकी द्रव पर आरोपित सतह पर आरोपित दाब। अब ये साम्य अवस्था शब्द यहाँ पर क्या है, इस चीज को सीखना बहुत जरूरी है। साम्य अवस्था क्यों आया? साम्य अवस्था का मतलब देखिए यहाँ पर क्या है। प्रारंभ में जब हम किसी द्रव को गर्म करते हैं तो द्रव से क्या प्राप्त होता है हमें? वाष्प। धीरे धीरे वाष्प ऊपर जाएगी और ऊपर जाके क्या होती जाएगी? वो ठंडी होती जाएगी। जब ठंडी होगी तो फिर संघनन के द्वारा फिर क्या होगा? वो नीचे द्रव में परिवर्तित हो जाएगी। अर्थात एक समय ऐसा आएगा जहां पर वाष्पीकरण की दर संघनन की दर के बराबर है। तो ऐसा समय जिस पर वाष्पीकरण की दर संघनन के दर के बराबर हो जाए साम्य अवस्था कहलाता है। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, साम्य अवस्था क्या है? वह अवस्था जिस पर वाष्पीकरण की दर संघनन की दर के बराबर हो जाए साम्य अवस्था कहलाएगा। उसी साम्य अवस्था पर जितनी भी वाष्प बनी रहेगी और उस वाष्प द्वारा जितना दाब आरोपित किया जाएगा उसी दाब को हम कहते हैं वाष्प दाब। इस टॉपिक को क्लियर करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आगे के जितने आने वाले टॉपिक हैं राउल्ट के नियम तक पूरे इस पर निर्भर करेंगे। और इवन अणु संख्यक गुणधर्म जो एक मैंने टॉपिक पार्ट लिखा था वो पूरा टॉपिक भी इस वाष्प दाब पर ही निर्भर करता है। तो फिर से मैं बोल रहा हूँ, इस वाष्प दाब को ध्यान से देखिए। एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, साम्य अवस्था पर किसी द्रव से बनी वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर आरोपित दाब वाष्प दाब कहलाता है। अब साम्य अवस्था फिर से क्या है? वह समय जिस पर वाष्पीकरण की दर संघनन की दर के बराबर हो जाए। अर्थात जितने समय में जितनी द्रव वाष्प में परिवर्तित हो रही है उतनी ही वाष्प द्रव में परिवर्तित हो जाए, फिर साम्य अवस्था आ गया। इस पर जितनी भी वाष्प उपस्थित है वो जितना दाब आरोपित करेगी वही दाब क्या कहलाएगा? वाष्प दाब। अब एक प्रश्न यहां बनता है, वाष्प दाब किसे कहते हैं? वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए, या फिर इसको ऐसा घुमा दिया जाता है, वाष्प दाब किसे कहते हैं? शुद्ध विलायक और अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन में किसका वाष्प दाब अधिक होगा और क्यों? क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक बार सुनिए। शुद्ध विलायक व अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन में से किसका वाष्प दाब अधिक होगा और क्यों? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और देखिए इसका कारण क्या होता है आपके सामने। ये है शुद्ध विलायक। पहले पात्र में हमने ले लिया शुद्ध विलायक और दूसरे पात्र में हमने ले लिया एक विलयन जिसमें अवाष्पशील विलेय मिला हुआ है। अवाष्पशील का मतलब है जो वाष्पित ना हो, अवाष्पशील विलेय मिला हुआ है। फिर से एक बार रिपीट कर दूं, ये है आपका अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन, अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन है और ये शुद्ध विलायक है। अब इन दोनों में से किसका वाष्प दाब अधिक होगा और क्यों, इसकी चर्चा हो रही। तो चलिए अब यहाँ पर केवल शुद्ध विलायक है। जब गर्म करेंगे हम तो यहाँ केवल विलायक के कण ऊपर जाएंगे, विलायक के कण वाष्पित होंगे। जितना भी वाष्प साम्य अवस्था पर बनेगी उसके द्वारा आरोपित दाब इसका वाष्प दाब होगा। यहाँ पर क्या होगा खुद देखिए, यहाँ पर भी विलायक के कण हैं, तो विलायक के कण ऊपर जाएंगे वाष्पित होकर, किंतु यहाँ पर विलेय के कण भी हैं जो इस विलायक को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। आकर्षित तो यहाँ भी कर रहे थे विलायक विलायक, यहाँ भी कर रहे विलायक विलायक,
लेकिन यहाँ केवल विलायक विलायक आकर्षण था, विलायक विलायक आकर्षण यहाँ देखिए, और यहाँ विलायक विलायक आकर्षण तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ विलय विलायक आकर्षण भी कार्य करने लगा। विलायक विलायक आकर्षण के साथ साथ विलय विलायक आकर्षण भी कार्य करने लगा। अब क्या होगा, अब यहाँ ये इसको अपनी ओर खींच रहा है, तो वाष्पीकरण की दर क्या हो जाएगी, कम। तो इसमें वाष्प कम बनेगा, वाष्प जब कम बनेगा यहाँ पर तो वाष्प दाब कम होगा। तो क्या सीखा आपने कि अवाष्पशील विलय युक्त विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से सदैव कम होता है। कारण क्या बताया हमने, इसके दो कारण हैं। एक कारण यहाँ पर विलायक विलायक आकर्षण के साथ साथ विलय विलायक आकर्षण भी कार्य कर रहा है, और यहाँ पर केवल विलायक विलायक आकर्षण कार्य कर रहा है। एक कारण तो ये हुआ कि विलायक विलायक आकर्षण के साथ साथ विलय विलायक आकर्षण। दूसरा इसका कारण हुआ, जैसे हम अवाष्पशील विलय विलायक में डालते हैं, ऊपरी सतह पर अवाष्पशील विलय के कुछ कण स्थान ग्रहण कर लेते हैं, जिस कारण भी वाष्पीकरण की दर घट जाती है, जिस कारण इसका वाष्प दाब कम हो जाता है। वाष्प दाब, फिर से एक बार बोल रहा हूं, इस चैप्टर में वाष्प दाब बार बार आएगा, इसलिए इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना जरूरी है। वाष्प दाब क्या होता है, डेफिनेशन से क्लियर हो गई। सेकेंडरी कि शुद्ध विलायक और विलयन जिसमें अवाष्पशील विलय मिला हुआ है, इन दोनों में वाष्प दाब किसका अधिक होगा और किसका कम होगा, सीख लिया। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब हमेशा अधिक होगा, अवाष्पशील विलय युक्त विलयन का वाष्प दाब कम होगा, क्योंकि यहाँ विलायक विलायक आकर्षण के साथ साथ विलय विलायक आकर्षण भी कार्य करता है। चलिए अब इसके बाद हम चलते हैं राउल्ट के नियम पर। ये भी कहीं ना कहीं इस वाष्प दाब पर ही आधारित है। राउल्ट का नियम भी कहीं ना कहीं वाष्प दाब पर ही आधारित है। वाष्प दाब हमें क्लियर हो गया। राउल्ट का नियम या किसी भी नियम को हम सीधे पढ़ लेते हैं और पढ़ने के बाद सीधे क्या करते हैं, हम याद कर लेते हैं। चलिए हम नहीं जानते राउल्ट का नियम क्या है, हम एक नियम यहाँ से डिराइव कर रहे हैं। हम कोशिश करते हैं कि हम एक नियम यहाँ से डिराइव करें, उसको नाम आपको जो देना हो दीजिएगा। सीखिए, अभी भूल जाइए कि राउल्ट का नियम क्या है। आप ये बताइए, वाष्प दाब आपने सीखा, अब इस विलयन के लिए, इस विलयन की बात कर रहा हूं मैं जिसमें अवाष्पशील विलय मिला हुआ है, इस विलयन में वाष्प दाब मान लीजिए थोड़ी देर के लिए क्या है, Pa है विलयन का वाष्प दाब, जिसमें अवाष्पशील विलय मिला हुआ है Pa है। ये किस पर निर्भर करेगा, ये किस पर निर्भर करेगा, तो दो बातें आती हैं, या तो इसमें क्या क्या है, विलायक है और विलय है, तो या तो विलायक के मूल प्रभाज पे या फिर विलय के मूल प्रभाज पे। तो आप क्या सोचते हैं, विलय की मात्रा तो हमेशा कम रहती है, तो फिर किस पर निर्भर करेगा, ये विलायक की मात्रा पर। और मात्रा को जहां दो घटक आपस में मिल जाते हैं तो मात्रा को हमेशा हम मूल प्रभाज में व्यक्त करते हैं। तो निश्चित रूप से वाष्प दाब किस पर निर्भर करेगा, मूल प्रभाज पे। अब किसके मूल प्रभाज पे, दो चीजें तो हैं, एक विलय है और एक विलायक है, तो किस पर निर्भर करेगा, ये निर्भर करेगा विलायक के, क्योंकि विलायक की मात्रा ज्यादा है, तो विलायक के मूल प्रभाज पे। अब बताइए आप थोड़ी देर के लिए हमें विलायक की मात्रा है, हम नियम निकाल रहे हैं, ध्यान से देखिए, आप जो नियम निकालेंगे उसी को हम नाम देंगे। तो यहाँ पर विलायक की मात्रा अधिक है, विलायक अधिक होगा तो वाष्प दाब क्या होगा, आप क्या सोचते हैं, जितना अधिक विलायक होगा, यहाँ जितना अधिक विलायक होगा वाष्प उतनी ज्यादा बनेगी, अर्थात वाष्प दाब उतना ज्यादा होगा। ये चीज क्लियर होगी। फिर से एक बार देखें, जितनी अधिक मात्रा यहाँ पर विलायक की होगी वाष्प उतनी, क्योंकि विलय तो क्या है, अवाष्पशील है, तात्पर्य क्या हुआ, जितनी अधिक मात्रा यहाँ पर विलायक की होगी, अर्थात विलायक जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा वाष्प बनेगी, दाब उतना अधिक होगा, वाष्प दाब उतना अधिक होगा। तो कह सकते हैं कि ये इस विलयन का वाष्प दाब अनुक्रमानुपाती होगा किसके, विलायक की मात्रा के, अर्थात विलायक के मूल प्रभाज के। यहाँ ए मतलब विलायक, तो यहाँ विलयन का ले रहे हैं तो
PS भी लिख सकते हैं, S फॉर सॉल्यूशन, मतलब विलयन का वाष्प दाब। देखिए हम नियम को धीरे धीरे यहाँ व्युत्पन्न कर रहे हैं। विलयन का वाष्प दाब, A फॉर विलायक, विलायक के X मतलब मोल प्रभाज, विलयन S फॉर सॉल्यूशन, विलयन का वाष्प दाब विलायक के मूल प्रभाज के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात समानुपाती होता है। अब इस नियम को थोड़ा सा हम देखें, कैसे बोल सकते हैं, किसी विलयन का वाष्प दाब विलायक के मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। लेकिन इतने में अब ये परिभाषा कंप्लीट नहीं हुई है बिल्कुल, क्योंकि विलयन कैसा है आपका, जिसमें क्या मिला हुआ है, अवाष्पशील विलय मिला हुआ है। रटना नहीं है, बस इसको थोड़ा और जोड़ दीजिए। अवाष्पशील विलय युक्त विलयन, कैसा विलयन है, अवाष्पशील विलय युक्त विलयन का वाष्प दाब विलायक के मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। लेकिन ये भी ध्यान रखना, यहाँ पर एक नियत ताप होना चाहिए। तो कुल परिभाषा इस नियम की क्या हो गई, एक निश्चित ताप पर अवाष्पशील विलय युक्त विलयन, अवाष्पशील विलय, विलयन ध्यान रखिए, फिर से बोल रहा हूं, विलयन में क्या मिला हुआ है, अवाष्पशील विलय। अगर ये वाष्पशील हुआ तो परिभाषा बदल जाएगी। निश्चित ताप पर अवाष्पशील विलय युक्त विलयन का वाष्प दाब किस पर निर्भर कर रहा है, विलायक के मूल प्रभाज की मात्रा उसकी ज्यादा है। जितना ज्यादा विलायक की मात्रा अर्थात मूल प्रभाज, उतना ज्यादा वाष्प दाब। तो अब कंप्लीट डेफिनेशन हो जाए राउल्ट के नियम की। इसी को कहते हैं राउल्ट का नियम, दिख रहा है जो आपने भी उत्पन्न किया है। आपने भी उत्पन्न किया कि वाष्प दाब विलय का क्या होगा, विलायक के मूल प्रभाज के समानुपाती होगा। तो अब करेक्ट डेफिनेशन पे हम आ जाए, क्या है, निश्चित ताप पर किसी अवाष्पशील विलय युक्त विलयन का वाष्प दाब विलायक के मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। अब यहाँ पर थोड़ी देर के लिए हम देखें कि ये विलयन है जिसमें क्या मिला है, अवाष्पशील विलय। तो यहाँ जो वाष्प बनेगी वो किसकी बनेगी, विलायक की। ये विलयन का वाष्प दाब लिखा हमने, तो एक्चुअल में जो विलयन का वाष्प दाब है वो किसका वाष्प दाब है, केवल विलायक का ही तो हुआ, क्योंकि वाष्पित क्या होगा इसमें, केवल विलायक। विलय तो कैसा है, वाष्पशील है, वाष्पीकरण किसका होगा, केवल विलायक का। तो इसी विलयन के वाष्प दाब को हम शुद्ध विलायक का वाष्प दाब भी, विलायक का वाष्प दाब भी मान सकते हैं। विलायक का वाष्प दाब क्यों माना हमने इसको, सोचिए थोड़ी देर फिर से एक बार। ये विलयन का वाष्प दाब था, इसको हमने विलायक का वाष्प दाब क्यों लिख लिया, क्योंकि इसमें विलय जो था वो कैसा था, अवाष्पशील था, अर्थात वो तो वाष्पित होगा ही नहीं। तो वाष्प जो बनी वो केवल किसकी बनी है, विलायक की। तो इस समीकरण को एक देते हैं हम, एक के एक से यहां हम लिखेंगे, जब नोट्स आप लिखेंगे, जबकि विलयन का वाष्प दाब विलायक के कारण ही है, अर्थात इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है। तो एक से जहां PS है वहां हमने क्या लिख लिया, PA, अर्थात विलायक का वाष्प दाब। लेकिन अभी ध्यान रखिएगा इसमें, ये विलायक का वाष्प दाब भी कैसा है, जिसमें अवाष्पशील विलय मिला हुआ है, वो क्या हो गया, XA हो गया। मतलब PA जब यहाँ नियतांक हटाते हैं, समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं, तो एक स्थिरांक आ जाता है, K, समानुपाती स्थिरांक हुआ। ये समीकरण नंबर हो गया 2, PA इज इक्वल टू KX है, जहां PA क्या है, अवाष्पशील विलय युक्त विलायक का वाष्प दाब, ये विलायक का मूल प्रभाज, ये समानुपाती स्थिरांक है। इस समीकरण को और थोड़ा सा आगे लेके चलेंगे हम। देखिए यहाँ पर, अगर यही बात हम शुद्ध विलायक के लिए करें, इसके लिए करें, जो बात हमने अभी अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए किया, यही बात यदि हम शुद्ध विलायक के लिए करें तो क्या होगा, देखिए आप, शुद्ध विलायक के लिए, शुद्ध विलायक के लिए यदि बात करेंगे हम, तो यहां पर बताइए PA नॉट क्या ले लें हम, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। अच्छा एक क्वेश्चन है, मैं पूछ रहा हूं आपसे, बताइए PA नॉट किसका है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, और PA किसका है, विलायक का वाष्प दाब, जिसमें क्या मिला हुआ है, अवाष्पशील विलय। जल्दी बताओ, PA नॉट और PA में किसकी वैल्यू ज्यादा होगी,
किसका वाष्प दाब ज्यादा होता है? प्रारंभ में मैंने बताया था किसका होता है? यहां पर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब हमेशा अवाष्पशील विलय युक्त विलय के वाष्प दाब से अधिक होता है, मैंने आपको बताया था। तो हम शुद्ध विलायक की बात करें, शुद्ध विलायक के लिए पी नॉट मान लिया हमने। अब एक क्वेश्चन यहां बनता है, बताइए शुद्ध विलायक के लिए XA मूल प्रभाज की परिभाषा 11th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, विलायक के मूलों की संख्या बटे विलय धन विलायक के मूलों की संख्या, ये आपने पढ़ा था। अब शुद्ध विलायक की हम बात कर रहे हैं जिसमें क्या नहीं है, जिसमें विलय होगा ही नहीं। इसमें विलय कहां है? जब विलय नहीं है तो Nb का मान क्या हो जाएगा? 0। Nb का मान 0 हो गया, और जब Nb 0 हो गया यहां पर तो XA क्या हो गया? Na/Na अर्थात 1। तो शुद्ध विलायक के लिए XA की वैल्यू क्या आ गई? 1। शुद्ध विलायक की हमने बात की तो XA की वैल्यू क्या आ गई? 1। और शुद्ध विलायक के लिए Pa क्या हो जाएगा? Pa नॉट। तो समीकरण 2 से क्या हो गया देखिए जरा, समीकरण 2 से Pa की जगह क्या लिख सकते हैं हम? Pa नॉट K और XA का मान क्या हो जाएगा देखिए? 1, क्योंकि हम शुद्ध विलायक में लिख रहे हैं तो यहां 1 मतलब K की वैल्यू क्या आ गई यहां पर देखिए आप? Pa नॉट आ गया। पुनः समीकरण 2 से के यहां K का मान रख दे हम समीकरण 2 में, तो क्या आ गया देखिए? Pa इज इक्वल टू Pa नॉट XA। कैसे आप कैसे बता दूं? Pa इज इक्वल टू K का मान हमने क्या निकाला यहां से? Pa नॉट, और यहां K का मान रख दिया Pa नॉट, Pa नॉट XA। यही आ गया आपके राउल्ट के नियम का गणितीय रूप। इसे ही कहते हैं, फिर से एक बार अगर कहीं दिक्कत नहीं हो तो एक बार बस 1 मिनट और लगेगा, आप इसको समझ लीजिए। ये हमने निकाला अवाष्पशील विलय युक्त विलयन का वाष्प दाब जो है, विलयन का वाष्प दाब विलायक के मूल प्रभाज के समानुपाती होगा। चूंकि अवाष्पशील विलय है यहाँ पर, जो वाष्प दाब होगा वो किसके कारण? केवल विलायक के कारण होगा। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं, विलयन के वाष्प दाब को विलायक का वाष्प दाब भी लिख सकते हैं। तो विलायक का वाष्प दाब समानुपाती हो गया विलायक के मूल प्रभाज के। समानुपाती चिन्ह हटाया तो यहाँ स्थिरांक आया। समीकरण नंबर 2 दे दिए सर। अब हम बात कर रहे हैं शुद्ध विलायक की, ये जहां विलय नहीं मिला होगा। अब जब विलय नहीं मिला होगा तो इसका वाष्प दाब कुछ और होगा, ये तो होगा नहीं, ज्यादा होगा, उसको हमने मान लिया Pa नॉट। अब शुद्ध विलायक के लिए मूल प्रभाज क्या हो जाएगा? XA हो जाएगा, वो लिखा हुआ है। इसकी वैल्यू क्या होती है? विलायक के मूलों की संख्या बटे विलायक धन विलय। अब शुद्ध विलायक है ये, विलय तो इसमें है ही नहीं, तो विलय की संख्या क्या हो जाएगी? देखो 0। फिर XA का मान क्या आ गया? Na/Na कट गया 1, XA का मान 1। तो शुद्ध विलायक के लिए XA का मान 1 आ गया और वाष्प दाब Pa नॉट आ गया। ये दोनों मान उठा के हम समीकरण 2 में रख दें। समीकरण 2 में, तो समीकरण 2 ये है, तो Pa इज इक्वल टू क्या रख दिया? Pa नॉट, K ऐसे ही है, और यहाँ XA का मान क्या निकाला हमने? 1 रख दिया यहाँ पर। तो ओवरऑल K का मान क्या आ गया? Pa नॉट। इस K के मान को पुनः हमने समीकरण 2 में रख दिया। ये यहाँ पर, यहाँ K का मान ये रख देंगे, Pa नॉट जो आएगा देखिए, Pa इज इक्वल टू Pa नॉट XA। इस तरह से ये राउल्ट के नियम का गणितीय रूप आ गया। Pa इज इक्वल टू Pa नॉट XA। मतलब क्या हुआ? अब देखिए इसको एक परिभाषा बना सकते हैं चाहे तो, नियत ताप पर, ये क्या है? वाष्प दाब है। किसका? A लिखा, देखिए A लिखा मतलब किसका? विलायक का। लेकिन अवाष्पशील विलय युक्त विलायक, जिसमें अवाष्पशील विलय मिला हो, उसका वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब मूल प्रभाज है किसका? विलायक का। तो राउल्ट के नियम को इस रूप में भी आप बता सकते हैं कि नियत ताप पर अवाष्पशील विलय युक्त विलायक का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब तथा विलायक के मूल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता है। एक ये, तो इस तरह से आपने देखा राउल्ट वाष्प दाब और राउल्ट का नियम। वाष्प दाब से हमने राउल्ट के नियम की उत्पत्ति कैसे की। अभी यहाँ पर ये 3 नंबर में प्रश्न आता है, पक्का बोलते आता ही है कि राउल्ट का नियम क्या है। इसके आधार पर इसकी गणितीय सूत्र को भी उत्पन्न कीजिए।
लेकिन यही क्वेश्चन को कॉम्पिटिटिव लेवल पे थोड़ा सा ट्विस्ट करेगा। अब हम बात करें कॉम्पिटिटिव लेवल की, तो यहीं पर क्वेश्चन को ट्विस्ट कर देगा, वो बोल देगा राउल्ट के नियम के आधार पर वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन को समझाइए या सूत्र भी उत्पन्न कीजिए। बोर्ड में भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो यहां भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अगला जो इसी में सब टॉपिक कह सकते हैं, इसी टॉपिक का सब टॉपिक हम कह सकते हैं कि राउल्ट के नियम के आधार पर वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन की गणना। राउल्ट के नियम के आधार पर वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन की गणना। हमने राउल्ट के नियम की गणितीय रूप की व्युत्पत्ति कर ली है। अब इसी के आधार पर हम निकालेंगे वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। राउल्ट के नियम के आधार पर, राउल्ट के नियम के आधार पर वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। अवनमन मतलब घटना, अवनमन का मतलब घटना, वाष्प दाब का घटना, ये निकालेंगे इसके आधार पर। तो यहाँ पर पुनः हम इसको समीकरण नंबर 3 दे दें। अगर लगातार चल रहा है तो चाहे तो आप अगर अलग से प्रश्न बनाना है तो यहाँ पर एक भी दे सकते हैं, इट इज अप टू यू। देखिए यहाँ पर फिर से एक बार टर्म्स क्या है, मूल प्रभाव है किसका, विलायक का, ये किसका है, विलायक का ये मूल प्रभाव, लेकिन शुद्ध विलायक, ये किसका है, अवाष्पशील विलय युक्त विलयन, और ये मूल प्रभाव है किसका, विलायक। अब यहां पर चले हम x a प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1। ये पढ़ा होगा आपने कि किसी विलयन में जितने भी घटक होते हैं उन सभी घटकों के मूल प्रभाजों का योग सदैव एक आता है। किसी विलयन में जितने भी घटक होंगे उन सभी घटकों के मूल प्रभाजों का योग सदैव एक आता है। तो x a प्लस एक्स बी, विलायक का मूल प्रभाज, विलय का मूल प्रभाज, दोनों का योग हमेशा एक। तो यहां से x a की वैल्यू क्या आ गई, देखिए 1 माइनस एक्स बी को ले जाए वहां, 1 माइनस एक्स बी। समीकरण 1 में ये मान रखते हैं हम, तो 1 से x a का मान यहां रखेंगे, देखिए तो p a इज इक्वल टू p a नॉट, x a के स्थान पर हम क्या रखते हैं, 1 माइनस एक्स भी रखते हैं, यहाँ रख दिया। अब यहाँ पर देखिए ब्रैकेट ओपन करना है, तो पी ए नॉट माइनस पी ए नॉट एक्स बी, क्लियर है यहाँ पर ये। अब यहाँ पर इसको यहाँ लेके आए हम, तो इसको यहाँ ट्रांसफर करना है, पी ए नॉट एक्स बी इज इक्वल टू, इसको वहां ले जाए, पी ए नॉट माइनस पी ए हो जाएगा, और एक्स बी इज इक्वल टू क्या हो गया, देखिए पी ए नॉट माइनस पी ए अपॉन पी ए। ये नीचे चला गया, इसको नीचे ले गया। फिर से एक बार देखिए बस 10 सेकंड में, दोनों का योग हमेशा एक होता है। एक्स ए बराबर वहां लेके ट्रांसपोज किया, 1 माइनस एक्स बी, समीकरण 1 में ये रख दिया हमने, एक्स ए की जगह पर ये मान रख दिया, ब्रैकेट ओपन कर दिया। अब इसको यहाँ लेगा और इसको यहाँ लेगा, ये ले गया, ट्रांसपोज किया, डिनोमिनेटर में चला गया। तो इस तरह से देखिए पी ए नॉट क्या है, फिर से एक बार देखिए, पी ए नॉट मतलब शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, तो ज्यादा होता हमेशा, और पी ए क्या है, अवाष्पशील विलय युक्त विलायक का वाष्प दाब, दोनों से इसको घटा दिया तो क्या आ जाएगा, ये वाष्प दाब में अवनमन, ये कहलाया वाष्प दाब में अवनमन। और इसी क्वांटिटी को जब हमने शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से भाग दे दिया, यही कहलाता है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, यही कहलाया वाष्प दाब। देखिए फिर से एक बार, ये कहलाया अवनमन, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब ज्यादा होता है, अवाष्पशील विलय मिला दिया तो कम हो गया, इससे इसको घटाया तो अवनमन घट गया, और इसको टोटल से डिवाइड कर दिया तो कहलाता है ये वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। तो राउल्ट के नियम के आधार पर ये हमने क्या निकाल लिया यहाँ पर कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। एक और यहाँ पर हमने नियम, राउल्ट के नियम से ही एक और सूत्र निकाल दिया जिससे बेस्ड न्यूमेरिकल
आते हैं अगली क्लास में हम राउल्ट के नियम पर आधारित न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, आंकिक प्रश्न पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो फिर इतना आप तैयार कीजिए, कल फिर मिलेंगे हम न्यू टॉपिक के साथ, जिसमें हम राउल्ट के नियम पर आधारित आंकिक प्रश्न अर्थात न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पे चर्चा करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, लगातार मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।